ओके, सो वाइवा क्वेश्चंस के लिए आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर, डब्ल्यू एंड ए मोड फॉर ओपनिंग अ फाइल? यस प्रॉब्सिव। Mom, R is for open only. W is for ऑल थ्री write आर फॉर things. ओपन। ऑल थ्री आर फॉर ओपन, बट फर्क क्या पड़ता है तीनों से ओपन करने में? R में सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। हम्म। W में हम रिटर्न कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, वी वांट टू एडिट समथिंग। एंड इन ओके। ए में कुछ भी एग्जिस्ट करेगा उसको हम क्रिएट कर सकते हैं और एंड भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। सो ठीक है, बट एग्जैक्टली ठीक नहीं अपेंड है। होती है ना वो फाइल। पेंड होता है, सो फाइन। अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है, सो इफ द डिफरेंस इज आस्क्ड, आपसे वाइवा में जरूर पूछा ही जाएगा फाइल हैंडलिंग से ऐसा कुछ क्वेश्चन। सो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस। तो इफ योर फाइल इज एन एग्जिस्टिंग फाइल एंड यू वांट टू रीड फ्रॉम दैट, तो हम आर मोड में फाइल ओपन करते हैं। आर मोड में फाइल खोलने के लिए फाइल एग्जिस्टिंग होनी जरूरी है। ठीक है। सो अगर हम आर मोड में फाइल को ओपन कर रहे हैं तो आपकी फाइल एग्जिस्टिंग होगी तभी ओपन होगी, अदरवाइज एफपी में नल आ जाता है। दैट इंडिकेट्स कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप राइट या अपेंड मोड में ओपन कर रहे हो तो उसमें फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं भी करती है तो इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल। ठीक है। दोनों ही केसेस में, डब्ल्यू में भी और ए में भी, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल। फर्क क्या होता है कि डब्ल्यू मोड में हमेशा आपको खाली फाइल मिलेगी। यू विल गेट एन एम्प्टी फाइल जिसमें पहले से कुछ भी नहीं होगा, को राइट करना पड़ेगा। अपेंड का मतलब होता है कि जिस फाइल को हमने ओपन किया है उसमें जो है वो पहले से होगा, एंड वी कैन ऐड मोर कंटेंट टू इट। तो आप फाइल के अंदर और कंटेंट ऐड कर सकते हो, पहले वाला कंटेंट फाइल के अंदर ही रहेगा। ठीक है। So that is the difference between write and append. So write will always give you a blank file to write. Append gives you the existing file to write more content to it. ठीक है। That is the difference. Is it clear to every one of you? यस ठीक है। मैम। ऐसे ही इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल्स? ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस भी किया था। सो टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स में डिफरेंस क्या है कि हर चीज टेक्स्ट फाइल में अल्फाबेट्स, दैट मींस ASCII फॉर्म में स्टोर होती है, whereas in case of your binary files the data is stored in the form of zeros and ones. Text file is human readable, आप उसे नोटपैड में खोल के पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड। बाइनरी फाइल अगर आप नोटपैड में ओपन कर भी लोगे यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि प्रोग्राम ही उसको वापस सही तरीके से रीड कर सकता है। देन यू हैव एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैन एफ, एफ गेट कैर, ये एफ गेट सी, एफ पुट सी। दीज आर द फंक्शंस व्हिच आर यूज्ड टू वर्क ऑन टेक्स्ट फाइल्स। एफ रीड, एफ राइट होते हैं टू वर्क ऑन योर बाइनरी फाइल्स। ठीक है। यूजुअली हम बाइनरी फाइल्स यूज करते हैं स्ट्रक्चर्स को राइट करने के लिए, कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का वेरिएबल जो है वो आप बाइनरी फाइल में एज फिक्स लेंथ रिकॉर्ड्स राइट कर सको, जबकि नॉर्मल जो डेटा होता है वो हम टेक्स्ट फाइल में राइट कर सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल इज डॉट टी एक्स टी, एक्सटेंशन ऑफ बाइनरी फाइल्स इज डॉट डी ए टी। राइट। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप बता सकते हो, बस वाइवा में कॉन्फिडेंट रहना होता है। सो यू हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू आंसर प्रॉपरली। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं पूछते जो आपके सिलेबस में नहीं है या जो आपने नहीं पढ़ा। कभी कभी डराने के लिए पूछ भी सकते हैं थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बोल दो ये नहीं याद आ रहा, they'll ask you the next question। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट सी एच एंड गेट सी एच ई फंक्शन? रेज योर हैंड्स। डिफरेंस बिटवीन गेट सी एच एंड गेट सी एच ई फंक्शन, एंड यू ऑल्सो हैव टू टेल कि कौन सी हेडर फाइल में है ये दोनों फंक्शन। दृष्टि। Ma'am, in get CHE, we do not need to press enter key, and in get CH, we need to press the enter key. Mm-hmm. In both we don't have to press enter key. Ma'am, like the character is not visible in get CHE, like when we enter, and the character we enter in get CH is visible, and the same is printed on the screen. Okay, wait, Vashisht, is she saying correct? दृष्टि सही बता रही है? यस मैम, बेसिक डिफरेंस तो यही होता है कि गेट सी एच ई में इको होता है, लाइक जो कर्सर होता है वो डिस्प्ले करता है। और डिस्प्ले करता है, दृष्टि ने बोला उल्टा। राइट।
सो गेट यस सी एच में नहीं दिखता है, जब आप कैरेक्टर प्रेस करते हो गेट सी एच में, वो कैरेक्टर उस टाइम पे स्क्रीन पे नहीं दिखता है, उसका एको ऑफ होता है। गेट सी एच ई का एको ऑन होता है। कौन सी हेडर फाइल में होते हैं दोनों फंक्शंस? stdlib एसटीडी लाइब्रेरी और conio डॉट एच। ठीक है, सो दीज आर देयर इन conio डॉट एच एज वेल। ठीक है, जीसीसी में एसटीडी लिब में है, पर ओरिजिनली टर्बो के अंदर आपका conio डॉट एच में ये दोनों फंक्शंस होते हैं। ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन गेट कैर एंड गेट सी एच। यस वीरू, डू यू नो द आंसर ऑफ दिस डिफरेंस बिटवीन गेट कैर एंड गेट सी एच? मैम अरे क्या बोलते हैं, अभी मैंने वो आता, अभी मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, पर ये गेट सी एच मैंने पढ़ा है, आंसर आता है मतलब बेटा तो हैंड गेट रेस सी करो। एच। हाँ बताओ। मैम गेट बताओ। सी एच फंक्शन जो मतलब होता है कि आउटपुट स्ट्रीम को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। हाँ, वो हम यूज और करते हैं उस और पर्पस के इसमें लिए, बट उसका काम होता है कैरेक्टर इनपुट करना। गेट कैर का काम भी होता है कैरेक्टर इनपुट करना। गेट कैर आपका stdio डॉट एच में है और गेट सी एच आपका conio डॉट एच में है। गेट कैर में जो हम इनपुट करेंगे, दृष्टि अब जो आप डिफरेंस बता रहे थे वो यहाँ आएगा कि गेट कैर में जब हम कैरेक्टर इनपुट करते हैं उसके बाद आपको स्पेस या एंटर प्रेस करना पड़ता है इनपुट को कंप्लीट करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, जबकि गेट सी एच में हमें कैरेक्टर प्रेस करने के बाद कोई स्पेस या एंटर प्रेस नहीं करना पड़ता है इनपुट को टर्मिनेट करने के लिए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट कैर एंड गेट सी एच। ठीक है, गेट सी एच और गेट सी एच ई का तो हमने अलग कर लिया। सो दैट इज द डिफरेंस। अब मैं कुछ फंक्शंस के नाम बोलूंगी, आप लोगों को बताना है कि वो कौन सी हेडर फाइल में है। सो रेज योर हैंड फॉर दैट। ओके, strcmp, strcmp, अक्षित। मैम स्ट्रिंग लाइब्रेरी। स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, तो दोनों ये जो फंक्शन है आपका स्ट्रिंग डॉट एच में, कैन यू नेम एनी टू मोर फंक्शंस फ्रॉम स्ट्रिंग डॉट एच? मैम str cpy for copying the string and strupr for converting the string into uppercase. Okay, we have two UPR, two upper in C type dot H also. So आपको सिंगल सिंगल कैरेक्टर पे अगर काम करना है तो उसके लिए है आपके पास C type dot H where you have is upper, is lower, two lower, is digit, A to I to A functions like this. Now you have to tell me what is the purpose of A to I or I to A function. Raise your hand for this. What is the purpose of A to I function? दृष्टि, Ma'am, A to I function converts into integers, what to integer? Which data type to integer? converts characters to integers. स्ट्रिंग टू इंटीजर स्पेसिफिकली। सो अगर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है पर उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, मतलब अगर मेरे पास 35 है डबल कोट्स के अंदर और मुझे उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो वहां पर हम ए टू आई यूज कर सकते हैं। सिमिलर वे अगर आपके पास एक इंटीजर वेरिएबल है जिसमें 796 या कोई भी नंबर है और आप चाहते हो एक स्ट्रिंग में कॉपी हो जाए, तो डायरेक्टली तो स्ट्रिंग में कॉपी नहीं हो सकता। सो वहां पर हम आई टू ए यूज कर सकते हैं टू कॉपी इट इनटू अ स्ट्रिंग। ठीक है, सो that is how we use it. Fine. Okay, next है आपके पास question, what are command line arguments? Raise your hand. What are command line arguments? और main के bracket में हम कितने arguments receive करते हैं? कृष्णा, Ma'am, to pass arguments through command prompt. to take arguments from the command prompt. By default, how many arguments are received if you don't pass anything? 3. No. By default, your argument count is 1. 1 means that I get only one argument, right? जो कि आपकी फाइल का नाम होता है, exe फाइल का नाम. So if we don't pass anything, we get only one argument, that is the name of the exe file. अगर हम उस exe फाइल के बाद space देके values देते हैं, so those values comes under the arguments, which is received in main in the form of int argc
comma, char, star, argv. What is the purpose of int argc? Yes, what is the purpose of int argc? Argc जो है वो कोई कीवर्ड नहीं है, बट एक मीनिंगफुल नाम है आर्ग्यूमेंट का. बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? आर्ग्यूमेंट काउंट, कितने आर्ग्यूमेंट पास हुए हैं. आर्ग्यूमेंट काउंट. सो आर्ग्यूमेंट काउंट दैट इज कि कितने आर्ग्यूमेंट्स पास हुए. ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके यूनिट 4 में से हैं बेटा. ठीक है, और argv जो है वो आपका एक स्ट्रिंग एरे होता है जिसके अंदर वो सारे आर्ग्यूमेंट्स रिसीव होते हैं. उसको फिर हम यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं. सो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आर व्हेन वी एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम फ्रॉम द DOS prompt और फ्रॉम द कमांड prompt. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एरे एंड अ स्ट्रक्चर? Difference between an array and a structure. Yes, Adhirath. Difference between array and a structure. Ma'am, array is a special variable which stores variable of all same data type, and Hmm. structure is a data type which stores the variables of different data type. Right. Very good. Or Ma'am, and array is contiguous memory, whereas structure stores contiguous but hmm. वेरी गुड. सो एरेज जो है हमारे वो सेम डेटा टाइप की सारी वैल्यू स्टोर करते हैं. स्ट्रक्चर में वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं. एरेज में बहुत सारी वैल्यू कंटिग्यूस लोकेशंस पे होती हैं. स्ट्रक्चर में भी कंटिग्यूस होती है बट अलग अलग साइज के चंक्स होते हैं, तो उसमें वो पॉइंटर अरिथमेटिक वैसे काम नहीं करता जैसे एरेज में करता है. वी डोंट हैव इंडेक्स इन स्ट्रक्चर्स, रादर आपको डॉट ऑपरेटर लगाकर एलिमेंट्स को फेच करना पड़ता है. एरे हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप है और स्ट्रक्चर हमारा user defined data type है. We are creating a new data type when you are creating a structure variable. अगर मुझे एक डेटा टाइप को एक और नाम देना हो जो हमने स्ट्रक्चर के साथ कीवर्ड यूज किया है, it can be used with any data type to give it another name, to give it a small name. Which keyword is used to define another name to an existing data type? क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं आपसे? Which keyword is used to define another name to an existing data type? Yes, Drishti. Ma'am, type def. Very good. So it is type def. Generally हम structures के साथ use करते हैं, otherwise आपको वो struct keyword बार बार ना लिखना पड़े तो हम उसको छोटा नाम दे सकते हैं. बट अगर आप ऐसे भी लिख देते हो type def space int space number और आप उसके बाद डिक्लेयर करते हो नंबर a comma b, so that basically means you're declaring integer only. So type def is used to give another name to an existing data type. Okay. Next is, what is the difference between pointer to an array and array of pointers? Pointer to an array and array of pointers. Pointer to an array and array of pointers. Vishisht. Ma'am, basically, array of pointer is just simple array containing different addresses of the variable or different pointers in it. And the Right. pointer to an array is a particular pointer which is storing the address of an array or pointing towards an array. Very good. So an array of pointers means you have declared like int star a square bracket में 10. So int star a square bracket में 10 का मतलब है कि a is an array of pointers which can hold 10 integer pointers because हमने size 10 दिया है. तो आपका 0 पोजीशन पे भी एक integer का एड्रेस होगा, 1 पोजीशन पे भी एक integer का एड्रेस होगा and so on. Whereas pointer to an array means कि array जो है उसका base address अगर आप किसी pointer में लेते हो, so that becomes pointer to the array. It is pointing to the array, right? So that is the difference between array of pointers and pointers to the array. Okay. Next question is, what is recursion? What do you understand by recursion? Akshit. Ma'am, when a function calls itself, it is called a recursion or recursive function.
What is infinite recursion? Akshit, continue. What is infinite recursion? मैम ये नहीं पता. Okay, Anjali Yadav, yes. What is infinite recursion? Adhirat, you want to answer? Ma'am, when there What is is no condition to end the recursion very good. When there or is no condition. condition to end the recursion, recursion में function खुद को कॉल कर रहा है और वो कॉल करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, कभी रुक ही नहीं रहा है. So if it is calling again and again itself and it never stops, that is infinite recursion. ठीक है? तो जब भी रिकर्शन हो वी मस्ट हैव अ कंडीशन वेयर द रिकर्शन स्टॉप्स. सो रिकर्शन यूजफुल मतलब रिकर्शन को यूजफुल तरीके से इस्तेमाल करने के लिए वी मस्ट हैव टू थिंग्स. पहली बात तो रिकर्शन होगी तब व्हेन द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ. सेकंड, वी मस्ट हैव अ कंडीशन वेयर द रिकर्शन टर्मिनेट्स. इफ द रिकर्शन डज नॉट टर्मिनेट इट्स ऑफ नो यूज, क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाएगी. इसी तरह से हमारे पास टर्म होती है इनफाइनाइट लूप. यस अंजलि, वुड यू लाइक टू आंसर व्हाट आर इनफाइनाइट लूप्स? What are infinite loops? Who wants to answer this? Ma'am, when Krishna, there is no condition to end any loop. when there is no condition to end the loop. How can I make a while loop an infinite loop? What is the easiest possible way to make a while loop as an infinite loop? Yes, Krishna? while bracket में 1. Very good. So while bracket में 1. अब while के साथ bracket में 1 या कोई भी नॉन जीरो नंबर लिख सकते हो. पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. हम So boolean C लिख language में एक सेकंड, सी लैंग्वेज में जीरो इज द ओनली नंबर विच इज कंसिडर्ड एज फॉल्स. उसके अलावा हम कोई भी और यूज करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा नंबर जो है वो ट्रू ही माना जाता है. सो वन सीधा सीधे ट्रू को रिप्रेजेंट करता है. अगर आप वाइल के साथ ब्रैकेट में 1 लिख देते हो मतलब वो एक इनफाइनाइट लूप है. एंड विच कीवर्ड कैन आई यूज टू कम आउट ऑफ दैट लूप? विशिष्ट, विच कीवर्ड? अब वो इनफाइनाइट लूप है तो कंडीशन से तो बाहर आएगा नहीं. So which keyword can I use to come out of such a loop? ma'am, exit, Exit से तो प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा. break, I want a keyword. मैम 4. और तो loop का keyword है बेटा. The break, keyword to come out of the loop. मैम break. 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 So if you have to come out of a loop, आपका loop चल रहा है, आपको उसको loop को बीच में रोकना है और loop से बाहर आना है. So if you have to stop a loop and you have to come out of it, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? Break statement. So break statement terminates your loop in between, right? Okay, now इससे से अगला क्वेश्चन बनता है कि what is the difference between break and continue statement? हमारे पास एक continue statement भी होती है. So what is the difference between break and continue statement? Adhirath? Ma'am, continuous statement is when we want to skip an iteration on command, we can use continue. Whereas So if break is you used to exit the loop. वेरी गुड. सो ब्रेक से आपका पूरा का पूरा लूप ही टर्मिनेट हो जाता है इंक्लूडिंग द करंट आइटरेशन. whereas कंटिन्यू जो है वो सिर्फ करंट आइटरेशन को टर्मिनेट करता है एंड इट गोज फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन. तो उसमें अगर आपका लूप लिखा हुआ है 10 बार चलेगा तो 10 बार ही चलेगा, बट करंट आइटरेशन की नीचे की जो स्टेटमेंट्स है वो टर्मिनेट हो जाती है. ब्रेक में पूरा लूप ही टर्मिनेट हो जाता है. आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फॉर लूप को इनफाइनाइट कैसे करोगे? ठीक है, अब वाइल को तो हमने बता दिया कि वाइल के साथ 1 लिख देंगे. डू वाइल का भी सेम ही है कि उसमें भी वाइल के साथ 1 लिख दोगे तो वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा. How can you make a for loop infinite? Vishisht. by not giving condition and simply taking it as semicolons. Very good. By not giving the condition. अगर आपके पास for loop में initialization, condition, increment होता है, condition वाली जगह पे अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो, you just put semicolons, but you don't put any condition. So if condition is missing in a for loop, it is an infinite loop. So अगर for loop में condition ना दी जाए तो वो infinite loop consider होता है. It keeps on working जब तक break नहीं होगा. ठीक है.
So ये आपको पता होना चाहिए. Okay, what is the difference between pre-increment and post-increment operator? ये आपको वाइवा में ऐसे भी पूछ सकते हैं. कई बार क्या होता है, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं ना, वो सामने एक शीट रखते हैं टेबल पे, सो दे कैन राइट डाउन अ स्टेटमेंट जिसमें वो प्लस प्लस या माइनस माइनस ऑपरेटर की कोई प्रिंट स्टेटमेंट या कोई कैलकुलेशन की स्टेटमेंट लिख देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि बताओ इसका आउटपुट क्या होगा. या सीधा भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट. सो हाउ वुड यू आंसर दिस? पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है? Prabhsift, you want to try? Prabhsift is not there. Okay. यस Uh, मैम. हाँ जी बताओ, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है? मैम प्री इंक्रीमेंट में अ, हम पहले प्लस करते हैं एंड पोस्ट में बाद में. नाम से बदल रहा है. प्री मतलब पहले, बेसिकली पोस्ट यही मतलब याद. बाद में. सो प्री में हम पहले इंक्रीज करते हैं, पोस्ट में बाद में. तो यस अगर मैम. आपका कोई एक्सप्रेशन है या प्रिंटिंग की स्टेटमेंट है, तो इंक्रीमेंट अगर पहले लगा हुआ है, दैट्स प्री इंक्रीमेंट. पहले हम वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन में उसकी इंक्रीज वैल्यू को यूज करेंगे. पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले जो करंट वैल्यू है वो यूज हो जाएगी एक्सप्रेशन में, एंड आफ्टर द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड आपके वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज की जाएगी डिपेंडिंग अपॉन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है. ठीक है. तो इसमें जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराया हुआ है कि आउटपुट बताओ, वैसे क्वेश्चंस देख लेना, क्योंकि ये भी आपको लिख के भी पूछ सकते हैं कि बताओ ऐसे लिखा है तो क्या प्रिंट होगा. सो जस्ट डोंट गेट हेजिटेंट, अपना कॉन्फिडेंटली उसको आप सॉल्व करके उसका आंसर कर सकते हो. ठीक है. Okay, next question is, what is the difference between float and double data type? Very easy question. Difference between float and double data type. Krishna, Both are used to store floating type values, but double store takes the double the size of memory it takes for float. and what else is the difference? Float stores up to 6 digits after the decimal. So it maintains a precision of 6 digits after the decimal, whereas a double maintains a precision of up to 12 digits after the decimal. ठीक है. और वो 4 bytes लेता है, वो 8 bytes लेता है. Fine. Vishisht, what is the difference between single equal to and double equal to sign? Single equal to is an assignment operator and double equals to is an comparison operator which checks the equality, and if it is not equal it returns 0. If it is equal it returns 1 in general. Very good. So single equal to is assignment, that is used to store a value, and double equal to is comparison. What is the difference between compiler and an interpreter, and what does C use? Drishti. Ma'am, compiler translates the code at once and interpreter uh, executes the code line by line. And interpreter is slower than the compiler. And C uses compiler. C uses compiler. Very good. Why C is called a middle level language? Adhirath. Why do we call C as a middle level language? C is the only language जिसको हम middle level language कहते हैं. क्यों? अधिरथ ने तो हैंड डाउन कर लिया. बताओ कौन बताएगा? अक्षत. Ma'am, because it has the features of both high level and low level programming language. So it is both user friendly as well as programmer friendly. So it has features of high level language. के features क्या होते हैं? Easy to learn, easy to understand, machine independent. तो वो सारे features C में हैं. It's English like language. आप easily समझ सकते हो, easily code कर सकते हो, machine independent है.
और लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स क्या होते हैं कि आप हार्डवेयर पोर्ट्स को एक्सेस कर सको। तो सी प्रोग्रामिंग की हेल्प से हमारे पास जो पॉइंटर्स नाम का टॉपिक है उससे हम हार्डवेयर के किसी भी पोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं, उस पे काम कर सकते हैं। वी कैन रेफर टू एनी मेमोरी लोकेशन इन रैम, सो वो आपको अलाउ करता है टू वर्क for low level tasks as well. So that's why this is the only language which comes under the category of middle level language, and it uses a very small range of keywords, so it's faster to translate also. Good. Okay, what is the difference between call by value and call by reference? It's a typical question. ये आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है, ये आपको थियोरी एग्जाम में भी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है ना। आज से 20 साल पहले जब मैंने बीसीए की थी तब भी पूछा जाता था, आज भी पूछा जाता है, 20 साल बाद भी पूछा जाएगा। So what is the difference between call by value and call by reference? किससे पूछे? कृष्णा। In call by value, the copy of actual arguments is passed to a function. In call by reference, the reference, that is address of the value, is passed to a function. Any changes made in case of call by value, these are not introduced in the actual values, and any changes made during the call by reference method, these are directly affects the original value. Very good. I want one more person to answer this question. Vishisht. Ma'am, basically in call by value, the formal arguments and the actual arguments are given or allocated different memory locations. And if changes are made in the formal argument, they are not reflected in the actual argument. They are just the photocopy of the actual arguments. Very good. Rather, in Yes. call by reference, both formal and actual arguments are allocated one single memory location, and the changes are reflected in both. We can't say they are allocated to the same memory location, but उसमें क्या होता है, formal arguments hold the address of the actual argument, क्योंकि हम pointers में receive करते हैं, तो उनका pointer का memory location तो अपना अलग होता है, but they hold the address of the actual arguments, and with the help of those addresses we can make the changes in the actual arguments. ठीक है, ये जो आप line बता रहे हो, this line is for C++. C++ में दोनों का address same होता है, उसमें reference का method भी अलग होता है, बट सी में जो कॉल बाय रेफरेंस हमारे पास है उसमें वी पास द एड्रेसेस एंड योर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होल्ड्स द एड्रेसेस ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज एड्रेसेस we can modify them and the values are modified or changed in the calling function, right? Okay. Name any two functions defined in the file stdlib.h. Any two functions, any two built-in functions defined in stdlib.h. Krishna. malloc, calloc, free. ठीक है, और जो ओरिजिनल सी है उसमें मैलॉक, कैलॉक और फ्री कौन सी हेडर फाइल में होते हैं? विशिष्ट। I'm not remembering, but starting from A, I guess. alloc.h. मैलॉक और कैलॉक में उसका नाम है ही ना, एलोक मतलब एलोकेशन, सो द नेम ऑफ द फाइल इज alloc.h. सो मैलॉक इज मेमोरी एलोकेट, कैलॉक इज जस्ट k allocate. ठीक है, okay, next question. Smadrita, why are you not answering any question? Difference between malloc and calloc function. What is the difference between malloc and calloc function in memory allocation? Yes, Drishti कहाँ गई? Veer Malik. Difference between malloc and calloc function. No one? Malloc function जो होता है, that is accepting the number of bytes to be allocated. So malloc में हम as a total बताते हैं कि हमें कितनी bytes allocate करनी है, whereas
कैलॉग में आप बताते हो कि आपको कितने एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है एंड हाउ मच मेमोरी इज रिक्वायर्ड बाय अ सिंगल एलिमेंट. सो मैलॉक में सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास होता है, दैट इज द नंबर ऑफ बाइट्स टू बी एलोकेटेड. वो मेमोरी में उतनी बाइट्स एलोकेट करता है और उसका स्टार्टिंग एड्रेस पॉइंटर में रिटर्न कर देता है. कैलॉग में आप दो आर्ग्यूमेंट्स भेजते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनके लिए मेमोरी एलोकेट करनी है, कॉमा नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड बाय ईच एलिमेंट. फिर वो मेमोरी एलोकेट करता है और उसका जो एड्रेस है वो वापस पॉइंटर में भेज देता है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैलॉक एंड कॉलॉक. और अगर आपको मेमोरी फ्री करनी हो तो देयर इज अ फंक्शन को नेम्ड फ्री. आप फ्री लिखोगे, ब्रैकेट में पॉइंटर का नाम लिखोगे, तो वो मेमोरी डी एलोकेट हो जाएगी. मतलब इन दी हीप जहां से मेमोरी एलोकेट होती है, हीप क्या होता है, ढेर होता है ना किसी भी चीज का. तो मेमोरी में हीप का मतलब क्या होता है कि आपके पास सारे फ्री मेमोरी एरियाज का हीप है, उसमें से सबसे टॉप पे सबसे बड़ा मेमोरी चंक होता है, जैसे हम मैक्स हीप कहते हैं. तो वहां से वो मेमोरी एलोकेट करता है, बची हुई मेमोरी को वापस हीप में डाल देता है. सो मैलॉक और कैलॉक आपके हीप में से मेमोरी एलोकेट करके देते हैं. जब हम फ्री करते हैं तो वो मेमोरी वापस हीप में चली जाती है. ठीक है. अब इसी चीज से रिलेटेड आपको वाइवा में पूछा जा सकता है, व्हाट इज मेमोरी लीक. ठीक है, ध्यान से सुनना. मेमोरी लीक क्या होता है कि आपने एक पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट करी, फाइन, बट अब आप उसको यूज भी नहीं कर रहे और आपने उस मेमोरी को डी एलोकेट भी नहीं किया, आपने उसे फ्री भी नहीं किया. सो यू एलोकेटेड मेमोरी, यू नॉट यूजिंग इट, बट यू हैव नॉट डी एलोकेटेड एज वेल. तो हमने मान लो 100 बाइट्स एलोकेट तो कर ली, अब मैं इस्तेमाल भी नहीं कर रही हूँ, मैंने फ्री भी नहीं करी, तो कोई और उसको यूज भी नहीं कर पा रहा, तो वो मेमोरी लीक हो गया. ठीक है, वो मेमोरी वेस्ट हो रही है. ठीक है. ऐसे ही एक टर्म होती है डैंगलिंग पॉइंटर. डैंगलिंग पॉइंटर मतलब ऐसे ही बीच मझधार में लटका हुआ पॉइंटर है ना. तो डैंगलिंग पॉइंटर का मतलब क्या है कि एक पॉइंटर है, अब उसके अंदर जिस मेमोरी का एड्रेस है वो मेमोरी मेरे प्रोग्राम को एलोकेटेड ही नहीं है. ठीक है. सो उसमें जिस जगह का एड्रेस है वो जगह मेरे प्रोग्राम को एलोकेटेड ही नहीं है. सो दैट इज सेड टू बी अ डैंगलिंग पॉइंटर, कि वो किसी भी मीनिंगफुल लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा है. सो इफ इट इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी मीनिंगफुल लोकेशन, इट इज कॉल्ड लिंक पॉइंटर. ठीक है. अब आप आंसर दोगे, व्हाट इज अ डबल पॉइंटर. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अ डबल पॉइंटर. यस वशिष्ठ. A pointer to pointer, like star star PTR stores the address of another pointer, storing the address of a variable. So if you take double star while declaring, like you declare int star star p, so p is pointer which is holding address of another pointer. आप इसके मल्टीपल लेवल्स भी ले सकते हो, आप ट्रिपल स्टार भी ले सकते हो, 4 स्टार भी ले सकते हो, तो हम किसी भी लेवल तक जा सकते हैं. और उतने ही एम्परसेंड्स बढ़ते जाएंगे और वैल्यू फेच करने के लिए आपको स्टार्स भी अकॉर्डिंगली लगाने पड़ते हैं. सो जनरली सिंगल पॉइंटर इज फॉर होल्डिंग द एड्रेस ऑफ एन एरे, एंड डबल पॉइंटर हम यूज कर सकते हैं मेट्रिसेस के केस में, जब आपके पास 2 डायमेंशनल डेटा हो जाए. ठीक है. अब आप मुझे बताओगे, व्हाट डू वी विच स्पेशल कैरेक्टर इज स्टोर्ड टू मार्क एंड ऑफ अ स्ट्रिंग. विच स्पेशल कैरेक्टर इज स्टोर्ड टू मार्क एंड ऑफ द स्ट्रिंग. अधिरथ. \0. \0. Very good. Which function in string.h is used to check whether two strings are equal or not. Drishti. strcmp. strcmp. क्या वैल्यू रिटर्न करता है strcmp? Ma'am, it compares whether the two strings are equal. वो रिटर्न क्या करता है? What does it return after comparing the two strings? इसका रिटर्न टाइप क्या होता है? strcmp का रिटर्न टाइप क्या होता है? यू आर पासिंग टू स्ट्रिंग्स एज आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, आपने strcmp में 2 स्ट्रिंग्स पास कर दी एज आर्ग्यूमेंट्स. अब जो वो वैल्यू आपको वापस देगा वो किस टाइप की वैल्यू होगी? Ma'am, string type. Ma'am, 0 and 1. Yeah, less than. It's a numeric value which could be 0, negative or positive. और 0 का क्या मतलब होता है? Equal. Equal. So if it returns you a 0, that means the strings are equal. If it returns a positive number, that means first string is greater than the second string. If it gives you a negative number, that means first string is less than the second string. अब हम ये कैसे कहेंगे कि string बड़ी है या छोटी है?
ठीक है, तो वो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेक होता है। मान लो जैसे आई हैव अ स्ट्रिंग विशिष्ट एंड आई हैव अनदर स्ट्रिंग वीर, तो कौन सी बड़ी हुई? वशिष्ठ। नहीं, वीर। वी और वी सेम है, ए और ई सेम नहीं है। विशिष्ट की लेंथ ज्यादा है, वीर की लेंथ कम है, पर हम लेंथ वाइज कंपेयर नहीं करते, हम अल्फाबेट वाइज कंपेयर करते हैं। तो विशिष्ट में पहला लेटर वी है, वीर का भी पहला लेटर वी है, ठीक है, अब वो सेकेंड लेटर पे जाएगा। विशिष्ट में फर्स्ट लेटर के बाद सेकेंड लेटर ए है और वीर में ई है, तो ए और ई में से बड़ा कौन सा हुआ? ई। दैट्स वाई वीर इज द ग्रेटर स्ट्रिंग। तो ये जब ए माइनस ई करेगा आपके पास नेगेटिव नंबर आएगा, दैट सेज की फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेस देन द सेकंड स्ट्रिंग। ठीक है, सो अगर आपसे स्ट्रिंग कंपैरिजन पूछेंगे कभी भी, सो इट्स ऑलवेज अल्फाबेटिकल इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, आगे जाके कुछ भी कभी भी प्रोग्रामिंग करोगे, चाहे एसक्यूएल हो, चाहे पाइथन हो, चाहे सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, कोई भी लैंग्वेज है, जब आप स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हो, वी ऑलवेज कंपेयर ऑन दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर ग्राउंड, ना कि लेंथ वाइज। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ओके, नाउ टेल मी, हाउ कैन वी इनिशियलाइज एन एरे? What is array initialization? What is array initialization? Rishti. Ma'am, we can write a square bracket 5 is equal to braces, and we can give the values which are written in we have Curly written. brackets. Very good. So you write the data type, give name of the array, square brackets, and then equal to curly brackets के अंदर आप अपनी सारी values दे सकते हो। अब मुझे बताओ कि जो आप साइज देते हो, क्या वो जरूरी है देना जब हम इनिशियलाइज कर रहे होते हैं? नो मैम। नो, वी डोंट नीड टू गिव द साइज अगर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हम एक एरे को इनिशियलाइज करते हैं, साइज दे देते हैं 10, लेकिन हम इंटीजर एरे है मान लो, इंट ए 10 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में मैंने सिर्फ पहली 5 वैल्यूज दी और 5 नहीं दी, तो व्हाट विल बी स्टोर्ड इन द रेस्ट ऑफ द 5 वैल्यूज? गार्बेज या Ma'am, जीरो? garbage values or यहाँ पे ट्विस्ट है, अगर आप एक एरे बिल्कुल भी इनिशियलाइज नहीं करते हो, अगर आप इंट ए 10 दे के छोड़ देते हो, तो पूरे के पूरे एरे में आपके पास गार्बेज वैल्यूज होंगी, ऑल 10 वैल्यूज विल बी गार्बेज। लेकिन अगर आप पार्शियली इनिशियलाइज करते हो, आपने इंट ए 10 इज इक्वल टू स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी सेट ऑफ वैल्यूज दी, तो जो बाकी बचेंगी वैल्यूज वो सब जगह पर ऑटोमेटिकली जीरो आ जाता है। तो अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए कि राइट वन स्टेटमेंट टू इनिशियलाइज एन एरे विद ऑल जीरोस और एरे का साइज है 10, तो आपको एरे का साइज 10 लेना है और सारे के सारे जीरो करने हैं। तो आपको 10 बार जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट में 10 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में एक ही बार जीरो लिख दो। तो आपने एक वैल्यू तो इनिशियलाइज की जीरो, सिंस एक तो करी है इनिशियलाइज, तो बाकी की 9 ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगी। तो जब भी हम पार्शियल इनिशियलाइजेशन करते हैं, मतलब हम कुछ सेट ऑफ वैल्यूज देते हैं, कुछ नहीं देते, तो अगर वो इंटीजर या फ्लोट है, तो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज विल बिकम जीरो। ठीक है, ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन। अब आपको बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी किसी भी चीज से पूछ सकते हैं, ठीक है, बट वो आपको ऑब्वियसली जितनी आपने प्रैक्टिस की होगी उतना आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, उतना आप अकॉर्डिंगली आंसर कर पाओगे। इवन वाइवा में ऐसे भी कर देते हैं कि अगर आप वो शीट रख के बैठे हैं सामने, तो वो एक पैटर्न बता देंगे नंबर्स का, और फिर आपको बोलेंगे कि इसका नेस्टेड लूप लिख के दिखाओ। ठीक है, या फिर आपको कोड लिख के दे देंगे नेस्टेड लूप, और फिर पूछेंगे बताओ इससे कौन सा पैटर्न प्रिंट होगा। सो वो भी पूछा जा सकता है, इसलिए अपने पैटर्न वाले क्वेश्चंस वैसे भी करके जाने हैं, पैटर्न वाले क्वेश्चंस आपको, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में दे सकते हैं। ठीक है, सो वो आपको प्रिपेयर वैसे भी करने हैं। वी हैव डन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे जो पैटर्न्स होते हैं वो हमने किए हुए हैं, फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, सो यू कैन आस्क मी। ठीक है, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम फॉर दैट। और बताओ, कोई टॉपिक है विच यू फील डिफिकल्टी इन आंसरिंग द क्वेश्चंस? सो आपको लूप सारे पता होने चाहिए, आपको एरेज, देन मैट्रिसेस, एरे और पॉइंटर का रिलेशन क्या है, फंक्शन, फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, एंड यस, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। what do you understand by scope of variable? Part or block of program where a particular variable can be accessed. पार्ट और ब्लॉक ऑफ कोड जहां पर एक वेरिएबल एक्सेस हो सकता है। what are the different scopes we have?
local, global. दृष्टि बताएगी डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल स्कोप. Ma'am, local means the variables which are declared in a block and they are destroyed after the block. And global means the variables which are declared outside any function, and they can be accessed in any function. They can be accessed in any function. So local variables are created inside a function. Global variables are created outside all the Outside functions. the function. Local variables का lifetime शुरू होता है when the function starts and the lifetime is over when the function is over. Global variable का lifetime is from starting of the program till end of the program. Then आपका local variable can be accessed only within the area. Global variable can be accessed in any of the functions in the program. ठीक है. लोकल वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू होती है, ग्लोबल में बाय डिफॉल्ट जीरो होता है. अगर हम स्टोरेज क्लासेस की बात करें तो लोकल वेरिएबल्स के लिए ऑटो नाम की स्टोरेज क्लास यूज होती है जिसे हम ऑटोमेटिक कहते हैं. और ग्लोबल के लिए कौन सी स्टोरेज क्लास यूज होती है? Extern. एक्सटर्न. वेरी गुड. अब बची दो और स्टोरेज क्लासेस, वो कौन सी हैं? Register, Static and static. register. Registered and static. Very good. So register is just a request to the compiler. आप लिख सकते हो register int a. So that means I'm requesting the compiler कि अगर हो सके तो मेरे वेरिएबल को RAM की जगह CPU के रजिस्टर में स्टोर करो. So instead of storing it in the RAM, store it in the CPU register क्योंकि CPU register से सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से डेटा एक्सेस हो सकता है. ठीक है. So it's a request, it's not a command. So ये याद रखना कि it is a request, it's not a command. We are requesting द कंपाइलर की हो सके तो आप इसको रजिस्टर में स्टोर करो ताकि मेरी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाए. व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिक स्टोरेज क्लास? स्टैटिक का आंसर कौन देगा? वशिष्ठ. Ma'am, its visibility and lifetime is for entire program, and it is just like global, but the only difference is that global can be used in another files or by including it, but static do not. हाँ, और इसकी विजिबिलिटी इज नॉट द एंटायर प्रोग्राम. इसकी विजिबिलिटी इज ओनली इन द फंक्शन वेयर इट इज डिक्लेयर्ड. ठीक है. बट लाइफ टाइम इज द एंटायर प्रोग्राम. तो इसका स्कोप जो है वो लोकल होता है. ये सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है जहां पे आपने इसको डिक्लेयर किया हुआ है. लेकिन when the function gets over, it doesn't get destroyed. So it can maintain the value of the variable between multiple function calls. So multiple function calls के बीच में जो पिछली फंक्शन कॉल में उस वेरिएबल में वैल्यू थी वही वैल्यू आप अगले फंक्शन कॉल में भी फेच कर सकते हो. नॉर्मली क्या होता है, फंक्शन बना, वेरिएबल बना, फंक्शन खत्म, वेरिएबल खत्म, दोबारा कॉल होगा तो वो फिर से बनेगा. इसमें ऐसा नहीं होगा. इसमें वो वेरिएबल रहेगा, दोबारा कॉल होगा तो हम पिछली बार वाली वैल्यू से कंटिन्यू कर सकते हैं. सो दैट इज स्टैटिक वेरिएबल्स. ठीक है. सो ये तो थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं. सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द बेसिक टॉपिक्स. तो वाइवा देखो ऐसी चीज है, पूछने वाले के मूड पे डिपेंड करता है. इजी से इजी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी. पर आपको ये सारे जो टॉपिक्स हमने अभी डिस्कस किए हैं ये तो बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. एंड द की फॉर अ गुड वाइवा इज कि एक तो रिवाइज इट ऑल प्रॉपरली एंड बी कॉन्फिडेंट. घबराना नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को आता है, आपको आंसर आता है, लेकिन जब आप वहां टेबल पे सामने बैठते हो कि वो सामने बैठ के पूछ रहे हैं, सो यू आर नॉट एबल टू आंसर. सो दैट्स व्हाई आई हैड इट दिस वे, ताकि आपको बोलने का मौका मिले. राइट. अभी भी आपने देखा सिर्फ 4-5 लोग ही ज्यादा आंसर कर रहे थे, बाकी नहीं कर रहे थे. सो बेटा ये डर जो है ना ये नहीं रखना है अपने अंदर बोलने वाला. अगर आप लिख सकते हो तो आप बोल भी सकते हो. फाइन. सो कॉलेज में आ गए हो अब, वैसे भी पब्लिक स्पीकिंग इज अ स्किल विच यू ऑल मस्ट नो. सो मेक श्योर यू आर एबल टू स्पीक. ठीक है. तो जब भी आपको मौका मिले तो बोलना है ताकि आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सको. फाइन. सो ऑल द वेरी बेस्ट. बाकी कोई भी डाउट्स होंगे वो तो हम ले लेंगे. ठीक है. Ma'am, एक सेकेंड. आई एम जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, फिर आपके डाउट्स ले लेते हैं. एक सेकेंड.